Alaikum students. Sorry for joining late. Actually, I was on my way to home, but I stuck badly in the traffic. जी एग्जाम्पल नंबर 6 और 11 एंड 12 ये आपको होमवर्क के लिए दिए थे मैंने। आप लोगों ने किए ये एग्जाम्पल्स? चलें ऐसा करें कि मुझे पहले एग्जाम्पल नंबर 11 का तो आंसर बताएं क्या आ रहा है। इट्स ओके तारिक साहब, उसको देख लेते हैं। पहले हम लोग नोट्स में आ जाएं। हेलो, जी एग्जाम्पल नंबर 11 है। नहीं नहीं तारिक साहब, दो दो रेट्स नहीं निकलेंगे। रेट एक ही निकलेगा, या तो वो मशीन आर्स को यूज कर लें या फिर उसको लेबर आर्स को यूज कर लें, रेट एक ही होगा। हाँ, ये हसान साहब बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, ये अमजद साहब ने भी बिल्कुल ठीक किया। बेसिकली इसमें करेंगे ये कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका OAR निकल रहा है हमारे पास 3.07 पर मशीन आर, और जो दूसरा है फिनिशिंग का, that is 2.11 पर लेबर आवर। ये दो इस तरह से इसके जो है वो OARs हमने निकाले हैं, 2.11 पर लेबर आवर और 3.07 पर मशीन आवर। अच्छा, इसमें होना ये था तारिक साहब, ये स्टेटमेंट बहुत वैल्यूएबल है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेंटर इज लार्जली मशीन बेस्ड डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ज्यादा मशीन बेस्ड डिपार्टमेंट है, जबकि जो आपका फिनिशिंग है वो वेरी मच लेबर बेस्ड डिपार्टमेंट। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग मशीन बेस्ड डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर काम जो है वो मशीन आर्ट्स के ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग का OAR निकालेंगे तो हम मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के मशीन आर्ट्स के साथ, 80,000 के साथ। यानी कि लेबर आर्ट्स को कुछ नहीं करेंगे, लेबर आर्ट्स इग्नोर। और इसी तरह से जब हम फिनिशिंग का OAR निकालेंगे तो फिनिशिंग जो है उसमें वो कह रहा है फिनिशिंग इज वेरी मच लेबर बेस्ड डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब हम इसके लिए लेबर आर्ट्स को यूज करेंगे OAR निकालने के लिए। जी बात समझ गए आप लोग?
तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हम लोग जब मैन्युफैक्चरिंग का ओआर निकालेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग को के ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे मशीन आवर से और फिनिशिंग के ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे लेबर आवर से। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर लेट से कि ये स्टेटमेंट ना लिखी होती, फर्ज करें कि इस एग्जाम्पल में ये वाला हिस्सा है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर किस तरीके से आप अपना ओआर निकालेंगे? फिर आप किसके लिए क्या बेस लेंगे, किसको यूज करेंगे? अगर ये स्टेटमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेंटर इज ए लार्जली मशीन बेस्ड डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग इज वेरी मच लेबर बेस्ड डिपार्टमेंट, अगर ये ना लिखा हो तो फिर कैसे ओआर निकलेगा? फिर हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या बेस लेंगे? लेबर आवर्स लेंगे, मशीन आवर्स लेंगे, क्या करेंगे? नहीं, मशीन आवर्स क्यों तारिक साहब, यही तो सवाल है मेरा, कि अगर उसने कुछ भी नहीं बताया तो फिर जो है वो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस क्या होनी चाहिए? स्टूडेंट्स, अगर ये स्टेटमेंट जैसे कि अब तो उसने लिख दिया कि मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी मच मशीन बेस्ड डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग इज वेरी मच लेबर बेस्ड डिपार्टमेंट, यहाँ तो उसने लिख दिया है। अगर ये ना लिखा होता क्वेश्चन यानी कि साइलेंट होता, तो फिर हम लोग देखते कि दोनों में से ज्यादा आर्स कौन से हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादातर काम जो है वो मशीनरी पर हो रहा है क्योंकि मशीन आर्स ज्यादा है। तो जब ज्यादा काम मशीनरी पर हो रहा है तो ऑब्वियसली ज्यादातर जो ओवरहेड कॉस्ट है वो भी मशीन से रिलेटेड ही होगी। ज्यादातर ओवरहेड कॉस्ट भी मशीन से रिलेटेड ही होगी। तो इसके लिए इसलिए मशीनिंग के लिए सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन भी मशीन आर्स ही होंगे। मशीनरी के लिए सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन भी क्या होंगे? मशीन आर्स। और फिनिशिंग में चूंकि ज्यादातर काम लेबर आर्स पे हुआ तो फिर हम लेबर आर्स को एज ए एक्टिविटी लेवल यूज करेंगे। लेकिन ये ज्यादा वाली जो लॉजिक है वो तब अप्लाई होगी अगर क्वेश्चन साइलेंट है। अदरवाइज जैसे वो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ओआर कैलकुलेट करना है। जैसे अगर यहाँ पे ये लिख दे कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अपना ओवरहेड्स जो है वो लेबर आवर्स की बेस पे अब्सॉर्ब करता है, तो हम लेबर आवर्स को एक्टिविटी लेवल ले लेंगे, यानी कि फिर ये ज्यादा वाले चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है और उसने कोई बेस नहीं दी तो फिर हम लोग देखेंगे कि लेबर आवर्स ज्यादा है या मशीन आवर्स, तो दोनों में से जो ज्यादा है हम उसको एज एक्टिविटी लेवल लेकर तो ओआर कैलकुलेट कर देंगे। जी, गॉट इट। ओके, हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में स्टूडेंट्स आपने ये सारे ओ आर इसमें ये आपने ओ आर कैलकुलेट करने थे ये एक्टिविटी लेवल्स यूज करके। यानी कि इस क्वेश्चन में देखो उसने आपको ओवरहेड्स बता दिए कितने के हैं जी, 20,000 रुपीज के हैं। अब नीचे ये अगर एक्टिविटी लेवल्स हों तो इनको वन बाय वन इन एक्टिविटी लेवल्स को लेकर आपने इसका ओ आर बताना है। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं, बल्कि स्लाइड पे करता हूं ताकि आपके पास इसका सोल्यूशन भी आ जाएगा। हाँ जी, इसमें अगर हम लेबर आवर्स को बेस ले लें, यानी कि अगर हमारा एक्टिविटी लेवल लेबर आवर्स हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम ये करेंगे कि ये देखें, ये हमारे हमारे ओवरहेड्स हैं 20,000 के, और ये हमारे लेबर आवर्स हैं 2,000 के। तो हम इसका ओ आर निकाल लेंगे, यानी कि हम लिखेंगे ₹20,000 डिवाइडेड बाय 2,000 आवर्स। तो ये रेट बन जाएगा रुपीज टेन पर लेबर आवर।
₹10 पर लेबर आवर। अगर मशीन आवर्स आपका एक्टिविटी लेवल हो तो क्या करेंगे, ये आपके ओवरहेड्स हैं और ये आपके मशीन आवर्स हैं। तो क्या करेंगे, 20,000 के ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 4,000 आवर्स, तो ये रेट बन जाएगा ₹5 पर मशीन आवर। अगर एक्टिविटी लेवल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो, अगर एक्टिविटी लेवल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो तो ये हमारे ओवरहेड्स हैं और ये हमारी लेबर कॉस्ट है। तो हम अपने ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे लेबर कॉस्ट से, यानी कि 20,000 की हमारी ओवरहेड्स और हमारी लेबर कॉस्ट है $16,000 की, $16,000 की हमारी लेबर कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा OAR यहाँ पे निकलेगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन परसेंटेज, 125% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसी तरीके से अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपका एक्टिविटी लेवल है तो ये हमारे ओवरहेड्स और ये हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो हमारे ओवरहेड्स 20,000 के, डिवाइडेड बाय मटेरियल कॉस्ट 10,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसी तरह अगर प्राइम कॉस्ट आपका एक्टिविटी लेवल है तो स्टूडेंट्स इसमें ये हमारे ओवरहेड्स हैं और इन दोनों का सम जो है वो हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाता है। क्योंकि प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल लेबर कॉस्ट को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास ₹26,000 बन गया। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे हमारे ओवरहेड्स 20,000 के डिवाइडेड बाय हमारी प्राइम कॉस्ट $26,000 की, ₹26,000 की इंटू 100, तो ये हमारे पास आ जाता है जी कितना, 76.92% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बेसिस हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है जी, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है स्टूडेंट्स? प्रोडक्शन कॉस्ट इज बेसिकली द सम ऑफ प्राइम एंड प्रोडक्शन, प्राइम कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ये हमारे पास बनेगी ₹46,000। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनीस, बाकी लोग मेरा ख्याल है बस खबरें सुन रहे हैं। तो आपकी ओवरहेड कॉस्ट ₹20,000 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट 46,000 इंटू 100, जी कितना बनता है ये 43.47% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट।
लास्ट में यूनिट प्रोडक्शन बेसिस। यूनिट प्रोडक्शन बेसिस का मतलब बच्चे ये है कि ये आपके ओवरहेड्स हैं, ठीक है। तो आपने इन ओवरहेड्स को क्या करना है, डिवाइड करना है प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ। तो 20,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 2500 यूनिट्स, आपके पास रेट निकल आएगा 8 पर यूनिट। जी गॉट इट। जी तारिक साहब ओके है। जी स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 11 12 ओके है। चलिए जी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन वही है अप्लाइड, ओवर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड जो आप लोग कहते हैं, बेसिकली वही कॉन्सेप्ट अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का है। अब यहां पर क्या होगा जी, सुने अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन स्टूडेंट्स। अच्छा जी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। अच्छा अब एक बात तो जेहन में रखें सब लोग कि स्टूडेंट्स एक बात जेहन में रखें कि जब भी हम अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमेशा बजटेड डाटा के ऊपर कैलकुलेट होता है, यानी कि बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। हम अपने बजटेड ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे बजटेड एक्टिविटी लेवल्स के साथ, तो फिर हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलता है। यानी कि ये जो हम लोग अपना OAR जो कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग साल के शुरू में कैलकुलेट कर लेते हैं। इस OAR को हम क्या कर लेते हैं, साल के शुरू में कैलकुलेट कर लेते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारा क्या है, प्री डिटरमिन्ड रेट। हम इसको क्या बोलते हैं, प्री डिटरमिन्ड रेट। प्री डिटरमिन्ड का मतलब है पहले से निकाला हुआ रेट। प्री डिटरमिन्ड का मतलब क्या है कि वो रेट जो हमने साल के शुरू में ही कैलकुलेट कर लिया था, हमने साल शुरू होने से पहले ही ये रेट कैलकुलेट कर लिया था। अब सवाल ये है कि हम अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट साल के शुरू में बजटेड डाटा पे क्यों कैलकुलेट करते हैं। उसकी वजह स्टूडेंट्स ये है, हमारी मजबूरी है कि हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट साल के शुरू में कैलकुलेट करें। उसकी वजह, हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है। अब प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमारे पास एक सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। अब जो हम सेलिंग प्राइस सेट करेंगे, तो सेलिंग प्राइस तो सेट होती है
टोटल कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी, जब हम टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी। जब हम सेलिंग प्राइस में टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस किस तरह कैलकुलेट होगी, टोटल कॉस्ट के अंदर जब हम प्रॉफिट अपना ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस सेट होती है। अब सेलिंग प्राइस सेट करने के लिए हमें पहले टोटल कॉस्ट का पता होना जरूरी है, और स्टूडेंट्स हमारी टोटल कॉस्ट हमारी ओवरहेड कॉस्ट को इंक्लूड किए बगैर पूरी नहीं होती। अब मुझे एक चीज बताएं, हमने सेलिंग प्राइस जो है वो साल के शुरू में सेट करनी है या साल के एंड पे, यानी कि हम प्रोडक्ट को बेचने से पहले सेलिंग प्राइस सेट करेंगे या बेचने के बाद सेलिंग प्राइस सेट करेंगे? जाहिर है प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पहले सेट करेंगे। तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट को सेल करने से पहले हमारे पास उसकी टोटल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पता नहीं होगी तब तक हम सेलिंग प्राइस नहीं सेट कर सकते, राइट। अब टोटल कॉस्ट में जो प्राइम कॉस्ट होती है उसको तो हम इजीली डिटरमिन कर लेते हैं क्योंकि वो इजीली पर यूनिट मेजरेबल होती है, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो इजीली पर यूनिट मेजरेबल नहीं होती। अब चूंकि वो इजीली पर यूनिट मेजरेबल नहीं होती तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि साल के शुरू में उसकी एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट के बाद हम उसकी एब्जॉर्प्शन करके, यानी कि उसका एक प्री डिटरमिन्ड रेट कैलकुलेट करते हैं। हम उसका क्या करते हैं, एक प्री डिटरमिन्ड रेट निकालते हैं। प्री डिटरमिन्ड रेट का मतलब है कि पहले से निकाला हुआ रेट, यानी कि ये वो रेट है जो हम साल के शुरू में कैलकुलेट कर लेंगे, साल शुरू होने से पहले कैलकुलेट कर लेंगे। ये वो रेट है जिसको हम साल के शुरू में कैलकुलेट कर लेंगे। वो रेट जिसको निकाल दिया उसको हम कहते हैं कि ये हमारा प्री डिटरमिन्ड रेट है। वो रेट जो हमने साल के शुरू में कैलकुलेट किया उसको हम कहते हैं कि ये हमारा प्री डिटरमिन्ड रेट। अब इसका मतलब है कि हमने अपना ओवरहेड रेट जो है वो साल के शुरू में कैलकुलेट कर लिया बजटेड डाटा के बेस पर। ऐसा ही है, मैं यहाँ पर कुछ डाटा लिखता हूँ इसको मजीद थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए। लेट्स सपोज कि साल के शुरू में हमारा एस्टिमेट था, हमें साल के शुरू में जब हमने एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट की तो हमारे बजटेड ओवरहेड्स बन रहे थे ₹10,000, और हमारा एस्टिमेट ये था कि हम इस पूरे साल में टोटल 5,000 यूनिट्स बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने साल के शुरू में एक OAR कैलकुलेट किया साल के शुरू में, यानी कि जो हमारा एस्टिमेटेड खर्चा था 10,000, कि हमारी ओवरहेड कॉस्ट 10,000 लगेगी, और हमारी एक्टिविटी लेवल क्या होगा 5,000 यूनिट्स। तो हमारा OAR क्या बन जाएगा 2 पर यूनिट। तो ये जो 2 का रेट है ये हमने साल के शुरू में डिटरमिन कर लिया। ये जो रेट है ये हमने साल के शुरू में क्या कर लिया, डिटरमिन कर लिया, यानी कि हमने साल के शुरू में ये रेट फाइनलाइज कर लिया। अब हुआ ये कि हमने जो असल में जब साल एंड हुआ एट ईयर एंड, हमें हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स पता चले जी कितने हैं। साल के एंड पे हमें पता चला कि हमारे जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो 13,000 रुपीज के हुए हैं। हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स कितने के हुए हैं, 13,000 रुपए के हुए। और जो हमने एक्चुअल एक्टिविटी लेवल अचीव किया वो 5,500 यूनिट्स है।
जो एक्टिविटी लेवल हमने अचीव किया पूरे साल में वो कितना है 5500 यूनिट्स। अब देखें, बात को तवज्जो से पहले सुनिएगा, चीज मुश्किल नहीं है लेकिन आपकी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी। देखो, हमने पूरे साल के शुरू में एक प्री डिटरमिन्ड रेट निकाल दिया कि हम पूरा साल जितने भी यूनिट्स सेल करेंगे, जितने भी यूनिट्स बनाएंगे, जितने भी यूनिट्स हम बना के बेचेंगे या बनाएंगे, उस पे हमारी ओवरहेड कॉस्ट लगेगी 2 पर यूनिट के हिसाब से। हमारी ओवरहेड कॉस्ट लगेगी 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। अब साल में हमने यूनिट्स कितने बनाए हैं 5500। हमने साल में यूनिट्स बनाए कितने हैं 5500। हमने साल में 5500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। हमने साल में क्या क्या किए हैं 5500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। इसका मतलब है कि हमने फिर पूरे साल में अपनी ओवरहेड कॉस्ट कितनी चार्ज की होगी। बड़ी आसान सी बात है, 5500 यूनिट्स हमने बनाए हैं। अब एक यूनिट के ऊपर हम अपनी ओवरहेड कॉस्ट चार्ज करते हैं 2 रुपीज। तो जब 5500 यूनिट्स बनाए हैं तो 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से हमने पूरे साल में अपनी ओवरहेड कॉस्ट कितनी चार्ज की होगी जी। $11,000। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? कितने कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आई? एनीवन जिसको नहीं समझ आई? सबको क्लियर है? यानी कि हमने साल के शुरू में एक बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड एक्टिविटी लेवल सेट किया, उसकी बेस पे हमने एक ओएआर निकाल दिया। अब ये रेट साल के शुरू में निकला, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर एंड, जब साल एंड हुआ तो हम पूरा साल ड्यूरिंग द ईयर हम इस रेट पे अपनी ओवरहेड कॉस्ट चार्ज करते रहे। यानी कि साल में जितने भी यूनिट्स बने उन सारे यूनिट्स पे हमने इस रेट के ऊपर अपनी ओवरहेड कॉस्ट चार्ज की। ठीक हो गया। अब साल में हमने यूनिट्स बनाए कितने 5500। अब 5500 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने हैं। एब्जॉर्ब्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वो ओवरहेड्स हैं जो हमने चार्ज कर दिए हैं। कहाँ चार्ज कर दिए? अपने अकाउंट्स में। ये वो ओवरहेड्स हैं जो हमने अपने अकाउंट्स में क्या कर दिए? चार्ज कर दिए। ये हमारे क्या हैं? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ये हमारे क्या है 5500 के। 5500 हमारा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है। नहीं, एक्चुअल बजट नहीं। बेसिकली देखो तारिक, बात ये है हमारे साथ कि हमने साल के शुरू में ये सोचा था कि हम लोग 5000 यूनिट्स बनाएंगे और हमारी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो 10,000 लगेगी। लेकिन जब पीरियड एंड हुआ तो हमें पता चला कि हमने असल में तो 5500 यूनिट्स बनाए। अब जो साल के शुरू में रेट जो हमने निकाला था, अब पूरा साल तो हम कस्टमर को वही रेट चार्ज करते रहेंगे ना? यस और नो? पूरा साल हम कस्टमर को तो वही रेट चार्ज करेंगे जो हमने साल के शुरू में रेट सेट कर लिए, क्योंकि वही रेट हमारी सेलिंग प्राइस में शामिल है। अब पूरा साल हम अपने कस्टमर से जो अपनी ओवरहेड कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, या पूरे साल जो हम अपनी ओवरहेड कॉस्ट जो चार्ज कर रहे हैं वो इस रेट के मुताबिक चार्ज करते आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वो ओवरहेड कॉस्ट है जो हमने कस्टमर से रिकवर कर ली है प्रोडक्ट्स बेचकर। हमने ये वो ओवरहेड कॉस्ट है जो रिकवर कर ली है, जो हमें रिसीव हो गई है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि ये वो ओवरहेड कॉस्ट है जो हमने रिसीव कर ली है पूरा साल अपनी प्रोडक्ट को बनाकर बेचकर। अब हुआ ये कि जब ईयर एंड हुआ तो हमें पता चला कि हमारी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट तो 13,000 लगी। यानी कि हमारा एक्चुअल जो एक्सपेंस हुआ, हमारे जो एक्चुअल ओवरहेड्स जो एब्जॉर्ब हुए हैं, हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स जो एब्जॉर्ब हुए हैं वो तो हुए हैं 13,000। हमारे एक्चुअल में जो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो कितने हुए हैं? 13,000 में एब्जॉर्ब हुए हैं। यानी कि हमारी पॉकेट से जो खर्चा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो तो 13,000 है। अब हमने जो
पूरा साल अपनी ओवरहेड कॉस्ट जो चार्ज की वो 13,000, मतलब वो 11,000, यानी कि हमने पूरा साल जो कस्टमर से रिकवर किया वो 11,000 है। लेकिन जो हमने अपनी पॉकेट से जो पैसा पे किया है, जो ओवरहेड का खर्चा हमने पे किया वो 13,000 है। तो इसका मतलब है कि मेरे एब्जॉर्ब्ड और मेरे एक्चुअल में 2,000 का फर्क आ रहा है। मेरे एब्जॉर्ब्ड में और मेरे एक्चुअल में 2,000 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर अपने कस्टमर से जो कॉस्ट रिकवर की है वो मैंने ज्यादा रिकवर किया है या कम रिकवर किया है? असल में खर्चा 13,000 हुआ है और जो मैंने कस्टमर से रिकवर किया है वो 11,000 है। जो मैंने कस्टमर से रिकवर किया है अपनी ओवरहेड कॉस्ट वो 11,000 है। लेकिन जो मुझे पॉकेट से जो मैंने फिजिकली पे किया है वो मैंने 13,000 पे किया। जो हमने पे किया वो 13,000 है। जो हमें कस्टमर से रिकवर हुआ वो 11,000 है। तो हम इसको कहेंगे अंडर रिकवर्ड, यानी कि हमने अपनी पूरी ओवरहेड कॉस्ट रिकवर नहीं की। तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, अंडर रिकवर्ड। अंडर रिकवर्ड या अंडर एब्जॉर्ब्ड। अंडर रिकवर्ड या अंडर एब्जॉर्ब्ड, यानी कि हमने जो कॉस्ट रिकवर की है वो कम रिकवर की है। कितनी कम रिकवर की है? 2,000 से कम रिकवर की है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है। स्टूडेंट्स, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन की जो मेजरमेंट है वो हमने एब्जॉर्ब्ड को देखकर करनी है। देखो, एक बड़ी असूल याद रख लो, अगर हमारे एब्जॉर्ब्ड ज्यादा हैं, अगर हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ज्यादा हैं, अगर स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ओवर एब्जॉर्ब है। लेकिन अगर हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम है तो इसका मतलब है कि ये अंडर एब्जॉर्ब है। यानी कि अगर एब्जॉर्ब्ड कम है तो ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है। ये क्या कहलाएगा? अंडर एब्जॉर्ब्ड। और अगर हमारे एब्जॉर्ब्ड ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है। अब चूंकि एब्जॉर्ब्ड कम है तो इसलिए डिफरेंस को हमने क्या कह दिया? अब चूंकि एब्जॉर्ब्ड कम है तो इसलिए हमने इसको अंडर एब्जॉर्ब्ड कह दिया। तो यहाँ पे ये 2,000 से अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अगर एब्जॉर्ब्ड ज्यादा होते तो हम इस डिफरेंस को कह देते कि ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है, कि हमने अपने कस्टमर से ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा रिकवर कर ली है एज कम्पेयर टू जितनी हमारी असल में इनकर हुई है। जी, गॉट इट। कोई ऐसा जिसको अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन समझ में नहीं आई? एनी वन? जी, एनी वन? कोई ऐसा जिसको अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन समझ नहीं आई? देखिए, अगर यहाँ पर आप में से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, देखो दो बातें हैं। अगर मेरे एक्चुअल सान 2 मिनट वेट करो। अगर बच्चे मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स मेरे बजटेड ओवरहेड्स के बराबर हों, अगर मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स मेरे बजटेड ओवरहेड्स के बराबर हैं, एक सेकेंड।
चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, देखो, अगर मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स और बजटेड ओवरहेड्स बराबर हो जाएं और मेरा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मेरे बजटेड एक्टिविटी लेवल के बराबर हो जाए, अगर मेरा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मेरे बजटेड एक्टिविटी लेवल के बराबर हो और मेरे बजटेड ओवरहेड्स मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स के इक्वल हो, तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन हमेशा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो स्टूडेंट्स हमेशा एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल ओवरहेड्स बराबर होंगे, जिसका मतलब ये है नील, बल्कि इसको मैं और आसान कर देता हूं, नो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, जिसका मतलब होगा नो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, यानी कि इस सूरत में अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें से कोई एक चीज, यानी कि कोई एक भी इन दोनों में से दूसरे के बराबर नहीं है, तो देन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें फिर वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या कोई अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है या नहीं। बस ये चीज ध्यान में रख लें, कोई अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है या नहीं हुई, ये फिर हमें चेक करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये एक ही सिचुएशन है कि एक्चुअल ओवरहेड्स बजटेड ओवरहेड्स के बराबर हो, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल आपके बजटेड एक्टिविटी लेवल के बराबर हो, तो फिर इस सूरत में आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आपके एक्चुअल ओवरहेड्स के इक्वल हो जाते हैं और अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निल हो जाती है, यानी कि फिर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होती, राइट जी। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी स्टेटमेंट, ये जो दो बातें मैंने लिखी हैं, अगर इनमें से एक भी चीज अगर दूसरे के इक्वल नहीं है, तो फिर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होगी। गॉट इट जी। ये अब इस स्लाइड के ऊपर उसने आपको बताया हुआ है कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे कैलकुलेट होती है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अच्छा, अब एक और बात इससे पहले कि हम आगे जाएं, स्टूडेंट्स यहाँ पर तीन किस्म के ओवरहेड्स हमने डिस्कस किए हैं। एक है बजटेड ओवरहेड्स, एक हमारे क्या है बजटेड ओवरहेड्स, जो कि ये लिखे हुए हैं बजटेड ओवरहेड्स। एक ये है हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स और एक ये है हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अब तीनों की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। एब्जॉर्ब्ड हमारे हैं 11,000 के, एक्चुअल 13,000 हैं, एब्जॉर्ब्ड 11,000 हैं, बजटेड हमारे 10,000 थे। ये तीनों स्टूडेंट्स अलग अलग, तीन अलग अलग चीजें हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बजटेड को और एब्जॉर्ब्ड को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये एक नहीं है। अगर ये एक होते तो इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। देखें, बजटेड ओवरहेड्स की वैल्यू 10,000 है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की वैल्यू 11,000 है, जबकि एक्चुअल ओवरहेड्स की वैल्यू 13,000 है। तो ये तीन अलग अलग चीजें हैं, ये तीनों क्या हैं, अलग अलग सेपरेट चीजें हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक ही चीज के तीन नाम नहीं है, ठीक है, ये तीनों अलग अलग बातें हैं, ये ज़हन में रखें। अच्छा, अब यहाँ पर उसने बताया कि जी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इज बेसिकली कंपैरिजन ऑफ, बल्कि कंपैरिजन नहीं, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन को कहना चाहिए डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। बेटा वो अप्लाइड ओवरहेड्स को ही एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कहते हैं, अप्लाइड ओवरहेड्स को ही एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कहा जाता है। अप्लाइड यानी कि वो ओवरहेड्स जो हमने पूरा साल अप्लाई किए हैं, जो चार्ज किए हैं अकाउंट्स। तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन जब भी आप निकाल, तो इन दो चीज का डिफरेंस
लोगे ओवरहेड और ओवरहेड डिफरेंस लेगा। जी मैं अब्बास, आई थिंक मेरे एंड से शायद कुछ हुआ है, ड्रॉप कर गए थे सिग्नल्स। अच्छा, अब ये चीज है कि यहाँ पर अब एक बात को ज़हन में रखें। लिसन जी, अच्छा इसमें क्या है कि अब ये बात गौर से सुनने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ज्यादा हैं और एक्चुअल ओवरहेड्स कम हैं, तो इसका मतलब है कि ये ओवर एब्जॉर्प्शन है। और ओवर एब्जॉर्प्शन आपके लिए इनकम होती है। ओवर एब्जॉर्प्शन हमारे लिए क्या होती है? इनकम होती है। जब ओवर एब्जॉर्प्शन हमारे लिए इनकम है, तो इनकम हमारे प्रॉफिट में क्या होगी? ऐड होगी। इनकम हमारे प्रॉफिट में क्या होगी? ऐड होगी, यानी कि हम उसको प्लस करेंगे अपने प्रॉफिट के अंदर। ओवर एब्जॉर्प्शन, मेरी एक बात सुने, लिसन, मैं आपको एक एग्जांपल से इस चीज को भी एक्सप्लेन भी करता हूँ। इसी तरह दूसरी चीज को भी समझ लें, फिर इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमारी एब्जॉर्ब्ड कम है और एक्चुअल ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये आपकी क्या हुई है? अंडर एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये क्या हुई है आपके पास? अंडर एब्जॉर्प्शन। तो जब अंडर एब्जॉर्प्शन है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे एज एक्सपेंस। हम अपनी इनकम में से, अपने प्रॉफिट में से अंडर एब्जॉर्प्शन को एज एक्सपेंस लेस करेंगे, माइनस करेंगे। मेरी बात समझ गए? नहीं समझे? यानी कि अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है तो ओवर एब्जॉर्प्शन हमारे लिए इनकम है, अंडर एब्जॉर्प्शन हमारे लिए एक्सपेंस है। ओवर एब्जॉर्प्शन हमारे लिए इनकम है, अंडर एब्जॉर्प्शन हमारे लिए एक्सपेंस है। जी एक्सपेंस में माइनस होगी। देखिए मेरी एक बात, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक लैपटॉप लेना है। अब आप लैपटॉप एक खरीदना चाहते हैं और आपको इतना आइडिया नहीं है कि लैपटॉप कितने का आएगा। आपने कोई मिस्टर अली है उसको हायर कर लिया और आपने उस मिस्टर अली को 1 लाख रुपया दे दिया कि यार ये मुझे 1 लाख रुपया मुझसे ले लो और मुझे एक लैपटॉप परचेज करके ला दो। अब ये जो आपने 1 लाख रुपया दिया है, ये आपने दे दिया है। इसका मतलब ये है कि ये आपके एब्जॉर्ब्ड है। ये वो ओवरहेड कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो आपने उसको हैंड ओवर कर दी है, जो आपने कंसिडर कर ली थी कि मुझे 1 लाख का लैपटॉप मिलेगा। लेकिन रियलिटी इससे मुख्तलिफ है। रियलिटी मुख्तलिफ ये है कि देखो, इससे 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। नंबर 1, हो सकता है कि एक्चुअल में जो लैपटॉप है
वो आपको 97,000 रुपीज का मिले। इन एक्चुअल वो लैपटॉप आपको कितने का मिले? 97,000 रुपीज का मिले। ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में वो लैपटॉप आपको 1,05,000 का मिले, और ये भी हो सकता है कि असल में वो लैपटॉप आपको 1,00,000 का ही मिल जाए। देखें, आपने उसको 1,00,000 रुपया दे दिया, डेट इज योर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, वो आपने दे दिए उसको पैसे, ठीक है। अब ये 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। नंबर 1 कि आपके असल में जो लैपटॉप है वो 1,00,000 से कम पैसों का आया। असल में लैपटॉप क्या हुआ? 1,00,000 से कम पैसों का आया। अगर लैपटॉप 1,00,000 से कम पैसों का आया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ₹3,000 क्या बन जाएंगे आपके? अंडर या ओवर? 3,000 आपके अंडर होंगे या ओवर होंगे? जी, ये 3,000 से ओवर एब्जॉर्प्शन होगी। ये 3,000 से क्या हुई आपकी? ओवर एब्जॉर्प्शन। अब देखो, ओवर एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट समझो। यानी कि आपने उसको 1,00,000 रुपया दिया हुआ था। 1,00,000 रुपया जो आपने उसको दिया था, डेट वाज एब्जॉर्ब्ड। अब रियल में आपका लैपटॉप आया 97,000 रुपीज का। तो जाहिर है जब लैपटॉप 97,000 का आया है तो वो 3,000 रुपया आपको वापस करेगा ना। वो 3,000 रुपीज आपको क्या करेगा? रिटर्न करेगा, वापस करेगा। तो जब वो 3,000 आपको वापस करेगा तो वो आपके लिए इनकम होगी या एक्सपेंस? आप उसको 3,000 को क्या बोलेंगे कि ये हमारी क्या है? ये हमारी इनकम है। अब मुझे ये बताओ, इनकम आपके वॉलेट में ऐड होगी या लेस होगी? ऐड होगी। तो इसलिए आपका वॉलेट इज योर प्रॉफिट, ठीक है। आपका वॉलेट क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में इनकम क्या होगी? ऐड। तो हम इसको प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अब अगर मैं ये कहूं कि लैपटॉप जो है वो 1,05,000 का आया, इस सूरत में आपकी ₹5,000 से क्या है? अंडर है या ओवर है? ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है। 5,000 से क्या है? ये अंडर एब्जॉर्ब। तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। ये आपका क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। ये 5,000 से आपका क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। सो इसको हम क्या करेंगे? लेस करेंगे फ्रॉम द प्रॉफिट, यानी कि ये हमारी इनकम में से एडजस्ट होगा। इसी तरह अब अगर आपका लैपटॉप 1,00,000 का ही आया, तो यानी कि ना तो उसने आपको कोई 1,000 रुपये कोई पैसा वापस करना है, ना आपने कोई पैसा उसको देना है। तो इसका मतलब है कि नो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। नो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। तो यानी कि हमें नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, ना हम कुछ ऐड करेंगे और ना हम इसमें कुछ लेस करेंगे। नहीं, प्रॉफिट लॉस तो जाहिर साहब है ही नहीं ना, हम कौन सा लैपटॉप बेचने के लिए दिया था, हम तो खरीद रहे थे। तो ना तो हमारी इसमें कॉस्ट ज्यादा लगी है ना कम लगी है, जितने पैसे दिए थे उतनी लगी है। तो इस सूरत में ना तो हमने उसको कोई पैसे वापस करने हैं, ना उसको कोई मजीद पैसे देने हैं। जैसे अंडर एब्जॉर्प्शन में आपने तो 1,00,000 दिया हुआ था, तो आपका तो खर्चा 5,000 ज्यादा हो गया। तो अब आपको क्या करना पड़ा? अपने वॉलेट में से, यानी कि अपने प्रॉफिट में से 5,000 मजीद देना पड़ा। तो वो 5,000 आपके लिए एक्सपेंस बना। लेकिन जब ये आपका लैपटॉप 1,00,000 का ही आ गया तो इसका मतलब ना तो आपने कोई पैसे देने हैं और ना पैसे लेने हैं। तो आपकी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इसमें क्या हो गई? नील। यानी कि हमें इसमें कोई ना तो अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है और ना ही ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है। सो हमें इसमें कोई एडजस्टमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसमें नो अंडर नो ओवर एब्जॉर्प्शन।
राइट जी। चलें, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13। ये जरा मुझे सॉल्व करके दिखाएं सभी लोग। अब ये देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कब होगी, अगर एक्चुअल ओवरहेड्स आपके बजटेड ओवरहेड से मुख्तलिफ हैं, या जब आपका एक्चुअल एक्टिविटी लेवल आपके बजटेड एक्टिविटी लेवल से मुख्तलिफ है, या दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो फिर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल और बजटेड एक्टिविटी लेवल सेम है तो फिर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो अभी आप लोगों ने मुझे एग्जाम्पल नंबर 13 करके दिखानी है। करें जी जरा एग्जाम्पल नंबर 13।
अच्छा, आप सब लोग कह रहे हैं कि ये $10 ₹10 से अंडर एब्जॉर्ब्ड है, पर मेरे ख्याल में ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है। तारिक साहब सवाल देखें पहले, आपने अगला भी शुरू कर दिया है, जिससे मुझे तो खुशी हो रही है, लेकिन अभी बाकी लोग कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पे निकालेंगे ओ ए आर। ओ ए आर हमारे बजटेड ओवरहेड्स हैं जी ₹200 डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल 100 यूनिट्स। तो आपके पास ओ ए आर निकल आया 2 पर यूनिट। अब हम निकालेंगे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला क्या होता है जी? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल एक्टिविटी लेवल इनटू ओ ए आर। तो 120 यूनिट्स इनटू ओ ए आर है जी हमारे पास ₹2। तो ये हमारे पास बन जाएगा ₹240। जबकि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स ₹230 के हैं। हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स कितने के हैं? ₹230 के हैं। तो इसमें जो 10 का डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, ये ओवर एब्जॉर्ब है। मैंने आपको एक बड़ा आसान सा इसका एक फॉर्मूला बताया कि आप सिर्फ एब्जॉर्ब्ड को देखो। अगर यानी कि ये वाली वैल्यू अगर ये ज्यादा हो तो ये ओवर एब्जॉर्ब, और अगर ये वैल्यू कम हो तो अंडर एब्जॉर्ब। बस ये चीज ध्यान में रखें, ताकि फिर आपकी दोबारा ये गलती ना हो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन वाली। समझ गए जी? अच्छा, अब एक काम करें आप सभी लोग, ये आपके नोट्स में एग्जाम्पल नंबर 14 है। एग्जाम्पल नंबर 14 आपके नोट्स में है, इसको सॉल्व करें अभी। अच्छा, इस एग्जाम्पल नंबर 14 में उसने आपको 3 सिचुएशंस दी हैं, सिचुएशन ए बी सी, कि अगर एक्चुअल आर्स इतने हों, यानी कि एक्चुअल एक्टिविटी लेवल इतना हो और एक्चुअल ओवरहेड्स इतने हों। फिर इस सिचुएशन बी में भी एक्चुअल आर्स इतने हों और एक्चुअल ओवरहेड्स इतने हों। फिर इसी तरह सिचुएशन सी। तो आपने तीनों सिचुएशंस का अलग अलग कैलकुलेट करना। शाबाश, करें जरा जल्दी से।
जी हमजा खान, ये आपके उसमें नोट्स के अंदर एग्जाम्पल है। इसमें भी पहले हम निकालेंगे OAR। आपके बजटेड ओवरहेड्स हैं 50,000 रुपीज के। और जी हसान, आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक है। और 25,000 यूनिट्स हैं। तो OAR आपके पास आ जाएगा 2 पर यूनिट। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एंड एक्चुअल ओवरहेड्स। एग्जाम्पल नंबर 14 में थी, वो आपको ये कहता है कि अगर आपका एक्चुअल एक्टिविटी लेवल जो है ए पार्ट में 26,000 आवर्स अगर आपका एक्टिविटी लेवल है। अच्छा, एक गड़बड़ मैंने ये कर दी है कि ये यूनिट नहीं, ये आवर्स हैं। यहाँ पे एक्टिविटी लेवल हमारा आवर्स है, तो ये ₹2 पर आवर होगा रेट। $26,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बनता है जी 52,000। जबकि एक्चुअल जो है वो 48,000। तो यहाँ पर 4,000 से ओवर एब्जॉर्प्शन हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, 4,000 से ओवर एब्जॉर्ब। अब इसका जो बी पार्ट है, हमजा बच्चे जो क्लास में मैंने PDF में आपके कहने पे लास्ट टाइम शेयर भी किए थे, और कौन से नोट्स होंगे बच्चे? बेटा मैंने ग्रुप में शेयर किए थे लास्ट टाइम। मतलब 4 चैप्टर गुजरने के बाद भी अगर एक बच्चा ये सवाल करे कि ये कौन से नोट्स हैं, तो अजीब सी बात लगती है। और इतनी ज्यादा चीजें हमने नोट्स में से की हैं। ये वही नोट्स हैं जिनमें से हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स टैली करते हैं। अच्छा, अब जो बी पार्ट है जी, उसमें वो कह रहा है कि हमारा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है 22,500 आवर्स हैं, और एक्चुअल ओवरहेड्स 49,000 के हुए हैं। तो 22,500 के हमारे एक्चुअल आवर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा OAR है, तो ये हमारे बनते हैं ओवरहेड्स। ₹45,000।
जबकि एक्चुअल ओवरहेड्स वो बता रहा है कि हमारे हुए हैं 49,000 के। सो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 4,000 का, दैट इज अंडर एब्जॉर्ब्ड। आपका जो इसमें सी पार्ट है, सी पार्ट में उसने आपको बताया कि आपका जो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल इज 23,500 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय OAR आपके पास 2 है। आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स बन जाएंगे 47,000, जबकि आपके एक्चुअल ओवरहेड्स हैं 47,000 के। तो इस सिचुएशन में आपकी जो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन है डेट इज 0, यानी कि नो अंडर ओवर, ना कोई अंडर एब्जॉर्ब्ड है और ना ही कोई ओवर एब्जॉर्ब्ड है। तो ये आपका इसका सी पार्ट है। एग्री जी? जी स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स एग्जांपल नंबर 14 के हवाले से? अब ये आपके नोट्स में एग्जांपल नंबर 15, 16, 17 एंड 17 ये आपका होमवर्क है जी। नोट्स में, यानी कि जो आपको एक ही स्टडी नोट्स दिए गए हैं, उन नोट्स में आई थिंक पेज 57 एंड 58 इस पर ये अवेलेबल है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 15, 16 एंड 17, इसमें भी आपने अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ही कैलकुलेट करनी है। सो ये आपका होमवर्क है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपसे कहा था कि जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं उनकी सिर्फ एलोकेशन या उनकी सिर्फ एलोकेशन की जाती है जी। ये ऑप्शंस हैं इसमें, यानी कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें क्या चीज है कि जी नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो हैं इनकी सिर्फ एलोकेशन होती है या फिर इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। ये दो चीजें हैं जो हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए करते हैं। एक काम हम क्या करते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की एलोकेशन, और दूसरी एब्जॉर्प्शन। तो इसका भी OAR कैलकुलेट होता है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का भी हम OAR कैलकुलेट करते हैं, और वो भी प्री डिटरमिनेड होता है, यानी कि बजटेड डाटा की बेस पर उसको कैलकुलेट किया जाता है। इसका तरीकाकार क्या है, इसमें जब हम अपना OAR कैलकुलेट करते हैं तो बजटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को या तो एक्टिविटी लेवल लेते हैं, या इसके अलावा दो एक्टिविटी लेवल्स और भी हो सकते हैं। वो दो, या तो आपकी बजटेड प्राइम कॉस्ट हो सकती है, या फिर इसकी जगह पे बजटेड सेल्स यूनिट्स भी एज एक्टिविटी लेवल आ सकते हैं। यानी कि एक तो है ना बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट आपने एक्टिविटी लेवल ले लिया, इसकी बजाय तीन और एक्टिविटी लेवल्स भी यूज किए जा सकते हैं। तो तीन एक्टिविटी लेवल्स कौन कौन से हैं जी? या प्राइम कॉस्ट को एज एक्टिविटी लेवल आप यूज कर लें, या फिर उसके जो बजटेड सेल्स यूनिट्स हैं उसको भी एक्टिविटी लेवल लिया जा सकता है। तो ये तीन सुटेबल एक्टिविटी लेवल्स हैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का OAR निकालने के लिए जो यूज होते हैं। बजटेड प्राइम कॉस्ट ली जा सकती है, बजटेड सेल्स यूनिट्स लिए जा सकते हैं, या बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट को एज ए एक्टिविटी लेवल आप यूज कर सकते हैं। ये इसने यहाँ पर आपको चीजें बताई हैं। इसके अलावा इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होगा जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का, उसमें इन इस वाले एरिया की ये जो हम एब्जॉर्प्शन करते हैं इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आती है, यानी कि ये चीज बहुत ज्यादा अप्लाई होगी, इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आएगी उस चीज के अंदर। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने की जरूरत है। ठीक है, अब कल हम लोग इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट, नहीं वो आएंगे, अंदर ही आएंगे, मतलब हसान जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आ जाएंगे। ठीक है, वैसे सेपरेट कोई एग्जांपल नहीं है अभी फिलहाल मेरे पास कोई भी इसमें नोट्स में, लेकिन जो आप जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। 5 नहीं बेटा, 4 चैप्टर्स रह गए हैं तारिक साहब। ये 4th चैप्टर तो हमारा हो गया ना, टोटल 8 चैप्टर्स हैं आपके। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं ये आपका होमवर्क है जी, ये आप लोगों ने करके आने हैं जी। हम लोग इसके बाद चैप्टर नंबर 5 करेंगे। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, चैप्टर नंबर 5 जो है वो, उसमें इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, खास तौर पे ये जो ओएआर की ट्रीटमेंट है, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन जो हम लोग कर रहे थे, ये चैप्टर हम लोगों ने कल स्टार्ट करना है। और इसमें छुट्टी ना कीजिएगा, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। सो ये टॉपिक कल हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत आसान है। अच्छा नहीं अच्छा चलें ठीक है हसान साहब। अच्छा स्टूडेंट्स लिसन, आप ओवरहेड्स के जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोग वीकेंड पे रख लें, यानी कि मंडे को हम डिस्कस कर लेंगे। तो कल जो हमारा टॉपिक है, कल हम लोग एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है जी, कल हम लोग एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टार्ट लेंगे। हसान ये कल अब मैं डिस्कस करूंगा, या वेट करें, ठहरे मैं आपको साथ आंसर्स डिस्कस करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 6 के। जी जी एक सेकेंड ठहरे, मैं एग्जाम्पल 6 के आंसर्स आपके साथ टैली करता हूँ। जी ये इसके आंसर्स हैं। ये जो एग्जाम्पल आपको मैंने नोट्स में से दी थी करने के लिए, उसके जो तीनों पार्ट थे, पार्ट ए बी सी, उसके डायरेक्ट मेथड से, स्टेप डाउन मेथड से, और तो उसके जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी था, उसके ये आंसर्स थे। बहरहाल ये भी मैंने अब इसकी पीडीएफ में आपके साथ शेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएंगे भी। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है।
अल्लाह हाफिज।